एक रिपोर्ट कहती है कि दक्षिण प्रशांत में एक आइलैंड है जहां पूरी आबादी सिर्फ महिलाओं की है। लोग इसे वर्जिन आइलैंड भी कहते हैं। यह भी माना जाता है कि उन महिलाओं के पास एक बीज है जिसके कारण उनकी उम्र सामान्य मनुष्यों की तुलना में 10 गुना धीरे होती है। इसीलिए बहुत सारे लोग उस द्वीप का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हीं में से एक है मिस्टर सॉन्ग, जो कि अमर होना चाहता है और इसीलिए वो उस आइलैंड की खोज के लिए अपने विशेषज्ञों और खोजकर्ताओं को भेजना चाहता है। दूसरी तरफ हम वांग को देखते हैं, जो एक न्यूज रिपोर्ट में मिस्टर सॉन्ग के बारे में सुन रहा है कि मिस्टर सॉन्ग ने एक बार फिर से वर्जिन आइलैंड की खोज के लिए बड़ी राशि का ऐलान किया है। न्यूज में उस आइलैंड के बारे में बताया जा रहा है कि मिस्टर सॉन्ग के इस मिशन में भाग लेने के लिए कोई भी खोजकर्ता नहीं बचा है और अभी तक सिर्फ एक ही आदमी ने उस आइलैंड पे कदम रखा है, जिसका नाम ली है, जो कि एक प्रसिद्ध खोजकर्ता है। ली और कोई नहीं बल्कि वांग के पिता हैं। लेकिन वो उस आइलैंड से कभी वापस नहीं लौटे और दुनिया या अपने बेटे के लिए कोई संदेश भी नहीं छोड़ा। उनके बारे में ये अफवाह है कि वो उस द्वीप में सुंदर महिलाओं से आकर्षित हो गए थे, इसीलिए उसने वहाँ रहने का फैसला किया। वांग अपने पिता को ढूंढना चाहता है और इसीलिए उसने मिस्टर सॉन्ग के इस मिशन में भाग लेने का फैसला किया और जहाज पर चढ़ने के लिए किनारे पे चला गया। वहाँ उसकी मुलाकात ह्यूंग वू से होती है, जो काफी अच्छा नाविक होने का दावा करता है क्योंकि उसने हाल ही में सोमाली नेवी सेल से डिग्री ली है। थोड़ी देर बाद वांग और ह्यून जहाज पर चढ़ते हैं और रवाना होने ही वाले होते हैं कि मिस्टर सॉन्ग का एक आदमी उनके पास आता है और उन्हें एक जीपीएस ट्रैकर देता है। थोड़ी देर बाद दोनों समंदर में जाते हैं और अपने मिशन को शुरू करते हैं। मिशन की शुरुआत में वो काफी मोटिवेट होते हैं, लेकिन 2 महीने तक सिर्फ समंदर में भटकने के बाद वो दोनों निराश हो जाते हैं और इस वक्त तक उनके पास खाने पीने का कोई सामान भी नहीं बचा था। इसीलिए वो प्रार्थना करते हैं कि वो जल्द से जल्द किसी भी आइलैंड पर पहुंच जाए। एक दिन जब वो दोनों उनके दिए हुए जीपीएस की शिकायत कर रहे थे क्योंकि वो जीपीएस काम नहीं कर रहा था कि तभी वो उनके ऊपर पक्षियों के झुंड को उड़ता हुआ देखते हैं। वांग जो अपने पीठ के बल लेटा हुआ है, उसके चेहरे पर कुछ गिरता है और जब वो उसे सूंघता है तो उसे ये पता चलता है कि ये उन पक्षियों की पोटी है, जिससे कि उसे ये यकीन होता है कि वो लोग किसी आइलैंड के पास हैं। जब वांग अपने दूरबीन से देखता है तो ह्यून को बताता है कि उनके सामने एक आइलैंड है, लेकिन बदकिस्मती से वहाँ पर लहरें काफी तेज होती हैं, जिस वजह से वो उनके जहाज को आगे नहीं ले जा सकते हैं और इसीलिए उनको उस आइलैंड पर तैर कर जाना पड़ता है। अगले सीन में जब वो दोनों किनारे पर उठते हैं तो उन्हें अपनी चारों ओर महिलाओं की एक सेना दिखाई देती है। वांग पूछता है कि क्या वो दोनों वर्जिन आइलैंड पर हैं, लेकिन वो महिलाएं उन दोनों को सिर्फ घूरती रहती हैं। बाद में उन दोनों से पूछताछ करने के लिए उन दोनों को उनके शिविर में लाया गया। हमेशा की तरह ह्योन ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है और महिलाओं के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पिटाई हो जाती है और इस घटना की वजह से उन दोनों को लकड़ी के पिंजरे में कैद कर दिया जाता है। फिर उन दोनों को उन महिलाओं के लीडर पेट्रियार्क के सामने पेश किया जाता है। पेट्रियार्क उनसे कहती है कि पिछले 500 सालों में सिर्फ कुछ ही खोजकर्ता उनके इस आइलैंड तक पहुंच पाए हैं और ये सुनकर ह्योन को विश्वास नहीं होता है कि वो महिलाएं इतने लंबे समय से वहाँ पर रह रही हैं और वो मजाक में उनसे पूछता है कि क्या वो सब अमर हैं, लेकिन वो उसके बात का कोई जवाब नहीं देती। और जब वो सभी महिलाएं उनको उस पिंजरे में छोड़कर चली जाती हैं, तब वांग उसकी जेब में से एक खंजर निकालता है और फिर रात में वो दोनों उस पिंजरे को उस चाकू की मदद से काट देते हैं। इसके बाद वांग सुराग के लिए किसी जनजाति का जांच करने का फैसला करता है, जबकि ह्योन उस द्वीप से बच के निकलने का तरीका जानने के लिए निकल पड़ता है। अगले सीन में ह्योन को जंगल के बीच में किसी रास्ते को खोजते हुए दिखाया जाता है, जबकि वांग महिलाओं के गांव में आता है और एक झोपड़ी के अंदर घुस जाता है। उधर ह्योन को ये पता चलता है कि महिलाओं ने पूरे जंगल में जाल बिछाए रखे और ह्योन सबसे पहले नीचे खरगोश के छेद में गिर जाता है और फिर उसके पीठ पर लकड़ी का एक
तीर आकर लगता है और अगले ही पल उसके सिर पर काफी सारे नारियल आकर गिरते हैं। दूसरी तरफ हम मुयान को देखते हैं जो उस कबीले की काफी खूबसूरत और मासूम लड़की है जो उसकी छोटी बहन मून के साथ उसी झोपड़ी में आती है जहाँ पर वांग पहले से मौजूद है। हैरानी की बात है कि ये झोपड़ियाँ इन लोगों के लिए नहाने की जगह है। जब मुयान नहाने के लिए अपने कपड़े उतारने की तैयारी करने लगती है तब वांग कोशिश करता है कि वो चुपके से कमरे से बाहर निकल जाए, लेकिन बदकिस्मती से मुयान की छोटी बहन मून उसे देख लेती है और उसे वहाँ से जाने नहीं देती। और जब वांग उस छोटी लड़की को एक चॉकलेट की रिश्वत देने की कोशिश करता है लेकिन वो छोटी लड़की चिल्लाने लगती है और उस कबीले की सारी महिलाएं सतर्क हो जाती हैं। फिर डरा हुआ वांग अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागता है और वो महिलाएं भाला लेकर उसका पीछा करती हैं। वो उन महिलाओं को डराने की पूरी कोशिश करता है लेकिन आखिरकार पकड़ लिया जाता है। फिर उस कबीले के लीडर वांग को बताती है कि जेल को तोड़ना उनके लिए पाप है और कबीले पर हमला करने की कोशिश के लिए वांग को मौत की सजा सुनाई जाती है। तभी ह्यून जो कि घायल हालत में है लेकिन फिर भी अपने दोस्त को बचाने के लिए घटना स्थल पर पहुंचता है। वो कबीले को धमकी देता है कि वो एक पूर्व सैनिक है जो कि युद्ध कौशल जानता है, लेकिन महिलाएं उसके झूठ को पकड़ लेती हैं और एक बार फिर से उसकी पिटाई हो जाती है। कबीले का मानना है कि जब उनकी महिलाएं नहाने गई थी तब वांग उन्हें बिना कपड़ों के देखने गया था, इसीलिए वो वांग और उसके दोस्त को फांसी देने के लिए मांग करती हैं। लेकिन उन दोनों को मारने से पहले महिलाओं की लीडर ये जानना चाहती है कि वो दोनों उनके आइलैंड पर क्यों आए थे। वांग ने जवाब दिया कि वो अपने पिता के तलाश में है जो कि 10 साल पहले द्वीप पर आया था। ये सुनकर उनके लीडर ने यह खुलासा किया कि वो वांग के पिता से मिली थी और वो भी उसकी तलाश कर रही है और वांग का पिता अगर उसे दिख गया तो वो उसे मार डालेगी। इतना कहने के बाद वो अपनी महिलाओं को अपराधियों को उनके पवित्र पेड़ पर ले जाने और उन्हें पकाने का आदेश देती है। ह्योन उनसे विनती करता है कि वो नहीं था जिसने मुयान को ऐसी हालत में देखा था और वो महिलाओं को उसे रिहा करने के लिए कहता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। इसके बाद महिलाएं उन दोनों को पकाने की तैयारी करती हैं, जिसके लिए लड़कों को बांधकर एक विशाल बैरल में अलग अलग रख दिया जाता है। ह्योन को डर है कि वो महिलाएं उन्हें पकाकर खाने वाली हैं और तभी उनके पास मुयान आती है। वो वांग पर जासूसी करने के लिए उसे फटकार लगाती है और कहती है कि क्योंकि उसने उसे बिना कपड़ों के देखा है जिसकी वजह से वो वांग को मार डालना चाहती है। हालांकि जब ऐसा लगता है कि वो चाकू से उन्हें मारने वाली है वो उनकी रस्सियां काट देती है और उन दोनों के भागने से पहले मुयान उनसे कहती है कि वो वांग से नफरत करती है, लेकिन इसके बावजूद भी वो ये नहीं चाहती कि वो उसके वजह से मारे जाएं। फिर वो दोनों जंगल में भाग जाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से फिर से जाल में फंस जाते हैं। अगली सुबह वांग और ह्यून को एक बार फिर से पकड़ लिया जाता है और पवित्र पेड़ के सामने बांध दिया जाता है और फिर महिलाएं उन दोनों को पकाने की तैयारी में लग जाती हैं। लेकिन तभी उनको पता चलता है कि उनके कबीले की एक लड़की समंदर में डूब रही है और जब वो सभी महिलाएं किनारे की ओर भागती हैं तभी मौका देखकर वांग और ह्यून वहाँ जल रही आग की मदद से उनकी रस्सी को जला देते हैं और भाग जाते हैं। और भागते समय उन्हें ये एहसास होता है कि उस पवित्र पेड़ में भी आग लग गई है और दूसरी तरफ सभी महिलाएं डर के मारे चिल्ला रही हैं क्योंकि उनकी साथी समंदर में डूब रही है। इधर जब वो दोनों वहाँ से भाग रहे होते हैं कि तभी वांग का मन बदल जाता है और चाहे वो कबीले वाले उसे और उसके दोस्त को थोड़ी देर पहले मारने वाले थे, लेकिन फिर भी वो उस डूबती हुई लड़की को बचाने का फैसला करता है। फिर वांग किनारे पर जाता है और उस लड़की को डूबने से बचा लेता है और जैसे ही वांग उस लड़की को किनारे पर लाता है तभी ह्यून उस लड़की को बचाने के लिए उसे CPR देने लगता है और फाइनली उस लड़की की जान बच जाती है और महिलाएं लड़कों की बहादुरी की तारीफ करती हैं। बाद में वांग और ह्यून को एक बार फिर से पैट्रियार्क के सामने लाया जाता है। फिर वो लड़की अपने लीडर से कहती है कि क्योंकि उन लड़कों ने उसकी जान बचाई है इसलिए उसको उन दोनों को माफ कर देना चाहिए और यहाँ पर वो लड़की ह्यून को पसंद करने लगी है। लीडर भी उन दोनों को क्षमा करने के बारे में सोचती है, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि उनका पवित्र पेड़ जलकर राख हो गया है और जब उन्हें पता चलता है कि इसके पीछे उन दोनों लड़कों का हाथ है तो उनकी लीडर फिर से उन दोनों को दंड देने का फैसला करती हैं। हालांकि मुयान और वो दूसरी लड़की ये सुझाव देती है कि
उन लड़कों को आखिरी मौका देना चाहिए। और फिर उनकी लीडर पेट्रियार्क उन दोनों लड़कों को उनके पवित्र पेड़ को ठीक करने के लिए 3 महीने का समय देती है, और अगर उनका पेड़ वापस फलता फूलता नहीं है तो उन दोनों को बेरहमी से मार दिया जाएगा। अगले दिन वांग और ह्यून उस पेड़ से चारकोल साफ करने और उस पेड़ को पानी देने की पूरी कोशिश करते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है, लड़के महिलाओं के करीब होते जाते हैं, क्योंकि वो उनके रोजमर्रा की जिंदगी में उनकी मदद करते हैं। अपने आधुनिक उपकरणों और तकनीकों के उपयोग के साथ वांग और ह्यून बड़ी मछली पकड़ते हैं और उन्हें सब्जी उगाना भी सिखाते हैं। इस दौरान वो दूसरी लड़की ह्योन का ध्यान खींचने की पूरी कोशिश करती है और ह्योन भी उस लड़की के लिए रोज फूल लाता है। एक दिन वांग जब अपने जीपीएस पर सिग्नल ढूंढने के लिए कोशिश कर रहा था, तभी उसे मू यान के पीछे एक वाइपर सांप दिखाई देता है और वो तुरंत मू यान को उस सांप से बचा लेता है और वो दोनों एक रोमांटिक पोज में दिखते हैं। फिर मू यान वांग को बताती है कि वो उसका पालतू सांप है। अगले दिन वांग और ह्यून उस पवित्र पेड़ को फिर से अंकुरित होता हुआ देखकर काफी खुश होते हैं और रात को वांग और ह्यून और वो सभी महिलाएं जश्न मनाते हैं और डांस करते हैं। और तभी वांग मू यान को शांति से नाचते हुए देखता है और वांग सोचता है कि जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। और फिर वांग मू यान और उस कबीले की रक्षा करने का फैसला करता है। थोड़ी देर बाद मू यान वांग के पास आती है और वो उसे अपने कबीले की इतिहास के बारे में बताती है। वो बताती है कि बहुत वक्त पहले एक सर्व महिला जनजाति थी जिसे एक डायन जनजाति के रूप में जाना जाता था, और ये डायन जनजाति प्रकृति के सबसे करीब रहने वाले जनजातियों में से एक थी, जिनका काम उनके पास मौजूद ह्योंग बीज का रक्षा करना था। और उनका मेन काम यही था कि उन्हें प्रकृति और मनुष्य जीवन के बीच संतुलन बनाए रखना था। हालांकि जैसे जैसे मानव बस्तियों का विकास हुआ और जो लोग पृथ्वी पर आए उनकी मृत्यु भी हुई, और एक दिन उन्हें उस ह्योंग बीज के बारे में भी पता चला। और इस चक्कर में काफी सारे लोगों ने डायन जनजाति के उस बीज को पाने के लिए उनके ऊपर हमला भी किया, और बीज के रक्षा के लिए कबीले की मुखिया ने उस बीज को उनके कबीले की सबसे छोटी लड़की को दे दिया और उसे जितना जल्दी हो वहाँ से भाग जाने के लिए कहा। और उस छोटी लड़की ने अपने पूरे परिवार को मरते हुए देखा, लेकिन जैसा कि बताया गया वो वहाँ से भाग निकलने में सफल हुई। और काफी दिनों के बाद वो एक सुनसान आइलैंड पर उठी और उसने देखा कि वो जो बीज लेकर आई थी वो चारों ओर अंकुरित होने लगा था। सुनसान द्वीप धीरे धीरे जीवन से भर गया। धीरे धीरे वो लड़की बड़ी हो गई और एक नई ह्योंग बीज की रक्षा जारी रखने के लिए द्वीप पर नया कबीला फला फूला। मुयान वांग को बताती है कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि उनके कबीले की लीडर पैट्रियार्क है। अगले सुबह वो वांग को उस जगह पर ले जाती है जहाँ पर आखिरी बार उसने उसके पिता को देखा था। वहाँ पर वांग को उसके पिता की पुरानी डायरी मिलती है जहाँ उन्होंने डायन कबीले के साथ अपने समय के बारे में लिखा है। वो लिखते हैं कि इस आइलैंड में उन्हें प्यार, सद्भाव, दया, सादगी और जीवन के प्रति श्रद्धा के बारे में पता चला, और वो नहीं चाहते थे कि दूसरे लालची लोग इस आइलैंड को खोजें। इसीलिए उन्होंने कभी वापस रिपोर्ट ही नहीं की, ये उम्मीद करते हुए कि कबीले और उनके जीवन के रहस्य आधुनिक लोगों के लालच से दूर रहे। इसके बाद वांग को उसके पिता का आखिरी संदेश मिलता है, जो यही आशा कर रहा था कि उनका बेटा के द्वारा लिए गए फैसलों को समझेगा। अगले सीन में वांग को समझ आ गया है कि उसे क्या करना है और वो जीपीएस ट्रैकर को नष्ट कर देता है। लेकिन इससे पहले कि वो वहाँ से जाए, उन्हें जीपीएस में से एक बीप सुनाई देती है और उन्हें ये पता चल जाता है कि ये अभी भी काम कर रहा है। और उसी वक्त मिस्टर सॉन्ग को उस आइलैंड के बारे में पता चल जाता है। लड़के फिर पैट्रियार्क के पास भागते हैं और उसे तुरंत आइलैंड को छोड़ने की चेतावनी देते हैं कि मिस्टर सॉन्ग और उनके लोग उस द्वीप को पाने के लिए उनके तरफ ही आते हैं। और फिर वो लड़कियां मिस्टर सॉन्ग के लोगों को बहकाने और उन्हें फुसलाने और एक एक करके उन्हें बाहर निकालने की योजना बनाते हैं। जल्दी मिस्टर सॉन्ग अपने लोगों के साथ आता है और अपने 4 आदमियों को द्वीप की जांच करने का आदेश देता है। वो चारों लोग गांव में पहुंचते हैं, लेकिन सुंदर महिलाओं को उनका इंतजार करता हुआ देखकर वो हैरान हो जाते हैं। फिर वो सारी महिलाएं
उन चारों को अपनी सुंदरता में फंसाकर उन्हें पकड़कर बांध देती है। अपने आदमियों के वापस रिपोर्ट नहीं करने के बाद मिस्टर सॉन्ग खुद उस आइलैंड पर आता है और निरीक्षण करना शुरू करता है। वांग और ह्यून गेट पर उसका स्वागत करते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि ये वर्जिन आइलैंड नहीं है, लेकिन मिस्टर सॉन्ग बेवकूफ नहीं है। इसीलिए वो अपने लोगों से वांग और ह्यून के साथ उन सभी महिलाओं को बांधने का आदेश देता है। फिर वो उनकी लीडर को धमकाता है और उससे जीवन का रहस्य पूछता है ताकि वो उनकी तरह अमर हो सके। जब वो मना करती है तो मिस्टर सॉन्ग मून को जान से मारने की धमकी देता है और फिर महिलाएं बेमन से मिस्टर सॉन्ग और उसके लोगों को उस जगह पर ले जाती है जहां उन्होंने युआन बीज को छुपाया है। और तभी रास्ते में जाते वक्त वही लड़की उनके एक आदमी को मार देती है जिसे ह्यून ने बचाया था और फिर सभी महिलाएं भी उन पर हमला कर देती हैं। इसी बीच मिस्टर सॉन्ग वांग को वहां से लेकर भाग जाता है और उसे एक टाइम बॉम्ब पहना देता है और फिर वो डाइन कबीले के रहस्य को नहीं बताने पर उस बॉम्ब को ब्लास्ट करने की धमकी देता है। तभी ह्यून महिलाओं के साथ वहां पर पहुंचता है और मिस्टर सॉन्ग को पकड़ लेता है, लेकिन मिस्टर सॉन्ग तब तक उस बॉम्ब का बटन दबा चुका था और बॉम्ब पर 30 सेकंड की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। और जैसे जैसे समय खत्म हो रहा था तब वांग को रियलाइज होता है कि उन सभी लोगों की जान बचाने के लिए उसे ही बलिदान देना होगा और वो अकेला ही समंदर की ओर दौड़ता है। दौड़ते समय वांग के मन में बहुत सारे विचार आते हैं और महिलाओं के कबीले के साथ समय बिताने के बाद उसे समझ आ गया है कि उनका मिशन प्रकृति और जीवन के बीच संतुलन की रक्षा करना है। और उसे ये बात भी समझ आ जाती है कि उसके पिता ने इसीलिए ही उनकी कुर्बानी दी थी। जल्द ही समंदर में बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और ये देखकर मू यान जोर से चिल्लाती है और वहाँ मौजूद सभी औरतें वांग के बलिदान देने पर रोने लगते हैं। और तभी सीन कट हो जाता है और फिर वांग को हम एक बार फिर से जागते हुए देखते हैं। ऐसा लगता है कि आइलैंड के जादू ने वांग को उसके निस्वार्थ बलिदान के लिए एक बार फिर से जिंदा कर दिया है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर से लिखें और ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।